देखो, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चैप्टर अपना 10 मार्क्स का है, स्टडी नोट 6 आपका, ठीक है। ऑपरेशन मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल चैप्टर है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। बस कंडीशन ये है कि जो आपको बताया जा रहा है वो आप इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करें। देखो थोड़ा सा ना बातचीत कर लेते हैं। देखो आगे देखो, यहाँ पे एक वर्ड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक वर्ड है प्रोजेक्ट, और एक दूसरा वर्ड है मैनेजमेंट। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अपना जो वर्ड है प्रोजेक्ट, चैप्टर का नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट वर्ड क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। वैसे तो अपने लाइफ में कई बार प्रोजेक्ट सुना भी होगा, आप लोगों ने कई बार प्रोजेक्ट स्कूल में बनाए भी होंगे, या आपने सुना होगा कि प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। कई बार इंजीनियर्स बोलते हैं हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट क्या होता है, देखो जैसे प्रोजेक्ट का मतलब हम क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले कि क्या है, कि जैसे मान लो कई बार हमको जो इंजीनियर्स होते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स करना पड़ता है। प्लांट का मतलब क्या हो सकता है, मशीनरी या कोई इक्विपमेंट, ठीक है, मशीनरी या कोई इक्विपमेंट। या आपको कहा जाए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, जैसे आपने देखा होगा हाईवे सुना है अपने जयपुर में या आपके दिल्ली के आसपास या किसी भी जगह जहां आप रह रहे हैं, आपने हाईवे का नाम सुना होगा कि भाई ये नेशनल हाईवे 8 है, ये नेशनल हाईवे 15 है, ये नेशनल हाईवे 14 है। तो ये जो हाईवेज है, ये हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो भी क्या अपना एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। ऐसे इसी तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ जो डैम्स है, जो बांध पुल बनते हैं अपने, वो भी क्या अपना एक प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से अपना कोई अपन स्कूल्स बनाते हैं, ठीक है, कोई अपन कॉलेज बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं, है ना, कोई भी जो बड़े बड़े लेवल पे काम हो रहे हैं। और पता है इन लोगों इन चीजों के ऊपर जो अपना टाइम लगता है वो कितना भी हो सकता है। अपन को इसके लिए अपन को कोई जो प्रोजेक्ट है ना, किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये तो हमने छोटा मोटा एग्जांपल लिया कि इस तरीके से प्रोजेक्ट होता है। और भी कई चीजों के प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे अपनी लार्ज कॉम्प्लेक्स मशीन्स हुई, कोई नया प्रोडक्ट आपको मार्केट के अंदर लॉन्च करना है, कोई न्यू प्रोडक्ट आपको मार्केट के अंदर लॉन्च करना है, ठीक है। तो उस न्यू प्रोडक्ट को भी आप क्या बोलोगे, लॉन्च करने से पहले उसको प्रोजेक्ट बोलोगे, ठीक है। अब अगर प्रोजेक्ट आता है तो प्रोजेक्ट के लिए आपको काफी सारी चीजें करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि ये प्रोजेक्ट क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कब स्टार्ट करना है, कब फिनिश करना है, ठीक है। इसमें कितने लोग इन्वॉल्व करने चाहिए कि प्रोजेक्ट इतना जो है कंप्लीट हो जाए, इसमें कितना अपनी कॉस्ट आने वाली है ना, कितना टाइम लगने वाला है, और कब तक कंप्लीट होने वाला है, कितनी टीम लगने वाली है, और कितने कौन कौन से लेवल पे कितने लेबर्स लगने वाले हैं, है ना, और क्या मशीन हमको लेके आनी पड़ेगी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने, कौन सी लोकेशन पे हमको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। किसके लिए, प्रोजेक्ट के पहले हमको प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर हमको स्केड्यूलिंग करनी पड़ती है। स्केड्यूलिंग का आपको मोटा मोटा मतलब मालूम है कि टाइम टेबल, स्केड्यूल मतलब टाइम टेबल, ठीक है। यानी कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कब स्टार्ट होगा और आपका प्रोजेक्ट कब फिनिश होगा, आपका प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा और कब फिनिश होगा, वो आपकी क्या है, जैसे प्लानिंग के बाद में स्केड्यूलिंग होती है, ठीक है। उसके बाद में आप कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसको कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो एक वर्ड होता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि प्रेजेंट में जो आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जैसे कोई हाईवे बन रहा है, उस हाईवे को के कंस्ट्रक्शन पे आप काम कर रहे हो, तो उसके प्रेजेंट में जो है ना आपके क्या क्या डिफिकल्टीज है, प्रेजेंट डिफिकल्टीज क्या क्या है, उसको कैसे फिर आपको सॉल्व करना है, वो कंट्रोल है। फ्यूचर में भी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स आए, तो फ्यूचर डिफिकल्टीज है, फ्यूचर डिफिकल्टीज को कैसे सॉर्ट आउट करना है, वो आपका कंट्रोल है। तो मैंने 3 वर्ड लिखे हैं प्रोजेक्ट के लिए। ये जो प्रोजेक्ट के ऊपर इतने सारे जो काम करता है वो कौन करता है, ये सारे काम जो करता है वो कौन करता है, कोई ना कोई मैनेजर हमने अपॉइंट किया होगा। वो मैनेजर क्या करता है, 3 काम करता है। क्या करता है, प्लानिंग करता है, स्केड्यूलिंग करता है और कंट्रोलिंग करता है, ठीक है। किसकी करता है, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग, स्केड्यूलिंग और कंट्रोलिंग करता है, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट हो अपने पास में, किसी भी प्रोजेक्ट पे, हम चाहे कोई स्कूल को बनाने का प्रोजेक्ट हमने उठा लिया है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जैसे हमने आज स्टार्ट तो किया मान लो 1 जनवरी को या 2022 को स्टार्ट किया था कोई प्रोजेक्ट। अब हो सकता है स्कूल बनाने के अंदर हमको 3 इयर्स लग जाए या 2 इयर्स लग जाए। तो ये प्रोजेक्ट कब खत्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल दिसंबर में खत्म हो रहा है हमारा, 2024 में खत्म हो रहा है, तो ये हमारा 2 इयर्स का प्रोजेक्ट हो गया। तो हमने एक शेड्यूल बता दिया कि ये जो है ना हमारा प्रोजेक्ट है 2 इयर्स का प्रोजेक्ट है,
ठीक है। और 2 इयर्स के अंदर, अब ये 2 इयर्स का ऐसा तो है नहीं कि आज स्टार्ट कर दिया 2 इयर्स तक लगातार, पूरा जो स्कूल प्रोजेक्ट है हमारे पास में, इस पूरे काम को हमको क्या करना पड़ता है, इस प्रोजेक्ट को छोटी 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 एक्टिविटीज के अंदर ब्रेक डाउन करना पड़ता है। किसके अंदर, फिर पूरे प्रोजेक्ट को छोटी छोटी एक्टिविटी के अंदर हमको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। एक्टिविटी 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 बोल लो, या इसको कोई टास्क बोल लो, या इसको कोई जॉब बोल लो। छोटे छोटे जॉब्स के अंदर इस प्रोजेक्ट को हमको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। कैसे ब्रेक डाउन करना पड़ता है, जैसे स्कूल का ही प्रोजेक्ट है ना, तो पहली एक्टिविटी आपकी क्या हो गई कि हमको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी हो गई कि हमें सारे रिसोर्सेज जो है वो क्या करने पड़ेंगे, वो इकट्ठे करने पड़ेंगे, खरीद के लाने पड़ेंगे, और जिस लोकेशन में आपका स्कूल तैयार होने वाला है उस लोकेशन में सारे रिसोर्सेज, मैन, मटेरियल, मनी, सब कुछ लेके आना पड़ेगा आपको, और आपको एक्यूमुलेट करके अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो गया, फिर आप बोलेंगे हाँ हमें स्कूल का क्या करना है, अनदर एक्टिविटी की हमें फाउंडेशन ले डाउन करना है, हमें स्कूल का फाउंडेशन मतलब नींव खोदना, नींव स्टार्ट करना। तो फाउंडेशन, अब नींव खुदेंगी तो नींव जो खुदेंगे हो सकता है वो 20 डेज तक सिर्फ यही काम चला, फाउंडेशन का ही काम चला। फाउंडेशन एक एक्टिविटी हो गई, फाउंडेशन का काम होगा तभी तो उसके ऊपर, जैसे फाउंडेशन आपने कही स्कूल है, आपने पूरा फाउंडेशन तैयार कर लिया स्कूल का, ये फाउंडेशन हो गई इसकी। अब फाउंडेशन होने के बाद में आप यहाँ पे आप बिल्डिंग स्टार्ट करोगे, राइट, आप वॉल्स कंस्ट्रक्शन करोगे। तो एक बार आपने फाउंडेशन कर लिया, उसके बाद में आप क्या करोगे, वॉल्स कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दोगे, वॉल्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दोगे। वॉल्स बनने के बाद में जैसे आपके वॉल्स वगैरह बन गई, उसके बाद में आप क्या करोगे, उसकी सीलिंग, जो उसकी छत होती है ना, रूफ, है ना, वो आप क्या करोगे, वो उसको छत डालोगे। एक बार रूफ हो गया तो फिर आप उसके अंदर नेक्स्ट एक्टिविटी क्या आ जाएगी आपकी, आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करोगे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करने के अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी नेक्स्ट एक्टिविटी, आपको उसके अंदर प्लम्बिंग एक्टिविटी, पूरे उस बिल्डिंग के अंदर प्लम्बिंग का काम करना पड़ेगा, यानी कि नल वगैरह, पाइपलाइंस वगैरह, है ना, ये फिटिंग करनी पड़ेगी। तो क्या है, आप किसी भी प्रोजेक्ट को तोड़ रहे हो स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज। और इसमें क्या होता है, पहली एक्टिविटी, जैसे आपने यहाँ पे कोई भी पहली एक्टिविटी करी, ये एक्टिविटी खत्म होगी तभी आप क्या करोगे, दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकोगे। दूसरी खत्म होगी तभी आप तीसरी स्टार्ट कर सकोगे। तीसरी खत्म होगी तभी आपकी चौथी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये क्या चलता है आपका प्रोजेक्ट का, है ना, स्टार्टिंग कैसे चलती है, आप स्टार्ट कर रहे हो फ्रॉम लेफ्ट एंड यू आर गोइंग राइट 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 टू राइट साइड जा रहे हो। सो आप किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते हो तो आप उसको क्या करते हो, छोटी छोटी एक्टिविटीज में तोड़ते हो। तो हमारा जो चैप्टर है ना, ये भी चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर है ना, हम लोग एक तरीके से डायग्राम्स बनाने वाले हैं, और पूरा चैप्टर डायग्राम्स पे ही है। डायग्राम्स कैसे बनने वाले हैं, देखो जैसे कुछ इस तरीके से, कुछ डायग्राम्स बनने वाले हैं, ठीक है। और इस तरीके से, तो जैसे हमने कहा कि पहली एक्टिविटी प्लानिंग होगी, दूसरी एक्टिविटी हमने कहा क्या होगी, रिसोर्सेस को एक्यूमुलेट करने की, थर्ड एक्टिविटी हम क्या करेंगे, फाउंडेशन, फोर्थ एक्टिविटी हम क्या करेंगे, वॉल कंस्ट्रक्शन। एक बार ये हो गया तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, मतलब ये, एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं, हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, एक बार हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। तो ये जो डायग्राम बनाते हैं ना, इनको ही हम क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट डायग्राम, ठीक है। इस प्रोजेक्ट डायग्राम को हमने रफली बोला है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क, क्या बोलते हैं, नेटवर्क। क्यों नेटवर्क, क्यों, क्योंकि जब हम इस जो हमारे पास क्वेश्चन होगा प्रैक्टिकली, उस क्वेश्चन को देख के जब हम डायग्राम बनाने वाले हैं तो एक नेटवर्क जैसा दिखेगा, कोई ऐसा लग रहा है कोई जाल तैयार हो गया, जैसे कोई मकड़ जाल तैयार हो गया, है ना। जैसे आपको मैं बता दूं रफली कि आपका जो डायग्राम कभी होगा वो इस तरीके से होगा, जैसे आपको बनाना पड़ेगा कि पहली एक्टिविटी हमने कोई कर ली है, जैसे हमने कोई पहली एक्टिविटी कर ली है तो हम क्या करेंगे, एक तरफ तो हमने मान लिया कि हमने मैन मटेरियल खरीदने का काम कर दिया, और दूसरी तरफ हमने क्या करा, रिसोर्सेस खरीद के ले आए। एक तरफ से हमने लेबर ले आए, दूसरी तरफ से हमने रिसोर्स ले आए। तो पहला हमने प्लान कर लिया कि हम लोग स्कूल का काम करने वाले हैं, तो दूसरी एक्टिविटी क्या करें, एक साथ हमने दो एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, हमने लेबर वगैरह लेके आ गए, दूसरे तरफ रिसोर्सेस खरीद के ले आए। एक बार मैन लेके आ गए तो हमने कहा चलो तुम तो ना ऐसा करो, 3 काम हो गए ना, 1 2 3, फोर्थ काम उसका दे दिया हमने कि चलो तुम अब ऐसा करो, अब नींवें खोदना चालू करो, लो अपना जो भी आपके टूल्स है उनको लेकर आप जमीन में क्या करो, फाउंडेशन के लिए तैयारी कर दो, आप स्टार्ट कर दो काम। तो फिर हमने फाउंडेशन का काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में हम रिसोर्सेस ले आए। रिसोर्सेस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये जैसे फाउंडेशन के लिए हमने
फाउंडेशन क्या है, ये एक्टिविटी जो है इसको फाउंडेशन बोल रहे हैं। तो फाउंडेशन यानी कि नींव खोदना है। तो मैन लेके आ गए अपने टूल्स, और रिसोर्सेस में और क्या आ सकते हैं, जैसे हमने जेसीबी मशीन हो गई है ना, ये मशीन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनके अंदर जेसीबी मशीन चाहिए ताकि हम खुदाई कर सके। हो सकता है कि हमको बेसमेंट बनाना पड़े, तो बेसमेंट बनाने के लिए एक आदमी या 4 आदमी बैठेंगे तो उसको खोदेंगे नहीं, तो वो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मशीन्स चाहिए। तो एक तरफ हमने क्या करा, लेबर लगा दिया, एक तरफ हमने उनकी क्या कर दी, मशीन्स लगा दी। तो हमने 2 एक्टिविटी, 4th एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए पहले कितनी एक्टिविटी, ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ली, ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ली, तो हम ये एक्टिविटी कर पा रहे हैं। एक बार फाउंडेशन का काम स्टार्ट हो गया तो हमने कहा चलो अब है ना वॉल कंस्ट्रक्शन का काम होगा, है ना, तो उसको हम क्या बोल देंगे, 5th एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। तो ये कुछ छोटा सा एक डायग्राम तैयार हो गया, आप देख रहे हैं। तो ये अपना क्या हो गया, एक नेटवर्क जैसा दिख रहा है। ये अपना क्या, एक नेटवर्क डायग्राम तैयार हो रहा है, ये अपना एक नेटवर्क डायग्राम। तो आपका जो पूरा चैप्टर होगा ना उसमें इस तरीके से कुछ डायग्राम्स वगैरह बनेंगे और चलेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी इंट्रो क्लास है आप लोगों की, ठीक है। तो हम लोग प्रोजेक्ट में बात कर रहे हैं कि बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज में ब्रेक डाउन करते हैं, और इनको एक मैनेजर बैठ के क्या करता है, सारा इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कि वो किस तरीके से इस पूरे काम को हैंडल करेगा, मतलब किस तरीके से प्लान करेंगे, किस तरीके से टाइम टेबल, किस तरीके से इसको कंट्रोल करेंगे, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो जाए, टाइमली फिनिश हो जाए। टाइमली प्रोजेक्ट क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। कोई भी टाइम, जैसे स्कूल हमने कहा 3 इयर्स में बनना चाहिए, तो 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाए। कोई हाईवे बना रहे हैं तो हाईवे भी जैसे हमने कहा कि 5 इयर्स का प्रोग्राम है, तो 5 इयर्स में हमारा क्या हो जाए, हाईवे बनके तैयार हो जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हुआ छोटा सा एक इंट्रो। उसके बाद में आते हैं हम लोग किस पे, कि हमारे पास में ना किसी भी प्रोजेक्ट को हम लोग जब बना रहे हैं तो हमारे पास में ना कुछ सवाल उठेंगे, कुछ क्वेश्चंस अराइज होने वाले हैं हमारे दिमाग में। क्या क्वेश्चंस अराइज होने वाले हैं, कि जैसे कि ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, ये सवाल आएगा हमारे दिमाग में। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होगा, इसका जवाब देना है। अगर मान लो किसी कारण से हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाए, डिले हो जाए, अगर हमारा प्रोजेक्ट डिले हो जाए, जैसे मान लो आगे से माल नहीं आ रहा है या लेबर ने स्ट्राइक कर दी, तो हमारा अगर प्रोजेक्ट डिले हो जाए तो उस केस के अंदर हमारा प्रोजेक्ट फिर कब कंप्लीट होगा, ये हमारे सवाल दिमाग में आ सकता है कि फिर प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, फिर हमारा प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास में अगर डिले ना होके ऐसा हो जाए कि हमारे पास में काफी सारा मनी हो जाए, या हमारे पास में खूब सारे रिसोर्सेस एडिशनल, अगर हमारे पास में इफ देयर आर एडिशनल रिसोर्सेस, हमारे पास में एडिशनल रिसोर्सेस आ जाए, या हमारे पास में एडिशनल मनी आ जाए, ठीक है, मनी मतलब फंड आ जाए, है ना। तो अगर हमारे पास में एडिशनल प्रोजेक्ट, एडिशनल मनी खूब सारा पड़ा है पैसा और फंड की कोई कमी नहीं है, तो क्या हमारा प्रोजेक्ट अर्ली फिनिश हो जाएगा, क्या हमारा प्रोजेक्ट अर्ली फिनिश हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, 3 साल की जगह क्या 2.5 साल में हो जाएगा, क्या 2 साल में हो जाएगा, है ना। अगर मान लो ये सवालों के जो ये सवाल हमारे दिमाग में आने वाले, या हमारे सवाल दिमाग में क्या आ जाए कि हमारा जो प्रोजेक्ट है और जो हमने एक स्केड्यूल डेट डिसाइड की है, जो हमने स्केड्यूल डेट डिसाइड की है, उस स्केड्यूल डेट में वो प्रोजेक्ट खत्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या वो 90% है, क्या वो 80% है, क्या वो 70% है। कुल मिला के आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आने वाले हैं किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के पहले, या उसके साथ साथ आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। तो टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, और भी इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, आपके दिमाग में जो सवाल आएंगे उसके आंसर, उनको आंसर करने के लिए वी हैव टेक्निक्स। हमारे पास में क्या कुछ टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को यूज करके वी हैव टेक्निक्स, और उन टेक्निक्स को यूज करके वी आंसर, हम आपको जवाब देंगे, ठीक है। क्या जवाब, वो टेक्निक्स क्या है जिससे हम आपको जवाब दे पाएंगे आपके सभी सवालों का, वो आपके टेक्निक्स हैं पर्ट और सीपीएम। पर्ट का फुल फॉर्म बता देती हूँ, प्रोजेक्ट, कई लोग इसको प्रोग्राम भी बोल देते हैं, ठीक है। पी को प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, पी को प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू, टी फॉर टेक्निक,
ठीक है। P मतलब प्रोजेक्ट, E का इवोल्यूशन, प्रोजेक्ट का इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, और दूसरा जो आपका टेक्निक है वो उसका नाम है CPM, क्रिटिकल, फुल फॉर्म है इसका क्रिटिकल Point नहीं, path. क्रिटिकल पैथ मेथड। ठीक है, तो कुल मिला के अब आप हम पॉइंट या मुद्दे पे आ जाते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है PERT एंड CPM। हमारे चैप्टर का नाम है PERT एंड CPM। एक्चुअली आपके उसमें दिया हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी कि प्रोजेक्ट मतलब डैम बनाना, स्कूल बनाना, रेलवेज का कुछ बनाना, या कोई बिल्डिंग, हाईवे, कुछ भी बनाते हैं यार आप, कोई मशीन्स बनाते हैं, या हम कोई कंप्यूटर का ही कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है। कुछ भी बनाना एक प्रोजेक्ट हो सकता है, और उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम प्रोजेक्ट को कई चीजों में ब्रेक डाउन कर देते हैं, एक्टिविटीज में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और जब उनके लिए हमको कोई क्वेश्चंस अराइज होंगे, उनको आंसर करने के लिए हमारे पास में कुछ टेक्निक्स हैं, ये हम आंसर दे रहे हैं PERT के द्वारा और CPM के द्वारा। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना, अगर अब इस चैप्टर को आप लोग, आपके बुक में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दिया हुआ है, लेकिन कई जगह इस चैप्टर का नाम PERT एंड CPM ही है, PERT एंड CPM। अगर आप इस चैप्टर को PERT एंड CPM बोलोगे, PERT बोलते हैं शॉर्ट में, PERT एंड CPM, तो चलेगा, ठीक है, तो चलेगा, क्योंकि कई जगह इस चैप्टर का नाम PERT एंड CPM है। सो वी स्टार्ट विद द PERT एंड CPM ओनली। ठीक है, थोड़ी छोटी छोटी बात कर लेते हैं कि पहले ना, बहुत पहले PERT एंड CPM तो क्या हुआ, थोड़ा सा लेट डेवलप हुआ। PERT एंड CPM टेक्निक डेवलप होने के पहले एक टेक्निक हुआ करती थी, GANT, गैंट चार्ट्स। गैंट चार्ट, कभी आपने बार चार्ट सुने हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बार ग्राफ, बार डायग्राम बनाए होंगे आपने स्टैट्स के अंदर, वहां पर बेसिक फाउंडेशन में, है ना? तो क्या हुआ था, ये आपके इसमें भी पूछ लेते हैं 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, कि भाई गैंट चार्ट क्या होते हैं। तो गैंट चार्ट क्या होते हैं, आपके जो बार चार्ट होते हैं वो आपके बार चार्ट को गैंट चार्ट बोला जाता है। तो पहले PERT CPM के पहले गैंट चार्ट होते थे, गैंट चार्ट से ही हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में आंसर करने की कोशिश करते थे। और इस तरीके से आपने कभी देखा होगा कि एक्स एक्सिस होता था, वाई एक्सिस होता था, और कुछ बार्स होते थे, यू नो द बार्स होते थे, याद है आप लोगों को? यहाँ टाइम हाँ, बनाते हैं, यहाँ किसी भी कोई भी वर्क होता है, कोई भी जॉब होता है, कोई भी एक्टिविटी होता है, उसको हम लोग वाई एक्सिस पे दिखाते हैं, और हम एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम डिनोट करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ गैंट चार्ट, या कहो तो बार चार्ट, वी वर ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चंस, कि लोगों के जो सवालों के जवाब हम इस चार्ट को देखते हैं। ये बहुत इजी हुआ करता था। और गैंट चार्ट में को ये मतलब इसका क्वेश्चन को आंसर करने का बता रही हूँ कि अगर आपके आ जाता है तो कैसे बताएंगे, कि जो गैंट चार्ट था वो 1940 में डेवलप किया गया था। गैंट चार्ट किसने डेवलप किया गया था? एक मिस्टर हेनरी एल गैंट इनका नाम है, इनके नाम पर ही इन्होंने अपने इसका टेक्निक का नाम रख दिया, हेनरी एल गैंट, 1940s के अंदर। ये याद कर लेना, ये 2 मार्क्स से 4 मार्क्स के लिए याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फेवरेट है, CMA में पूछा जाता है, फेवरेट है गैंट चार्ट्स क्या होते हैं। तो गैंट चार्ट्स क्या होते हैं, ये कॉमन टेक्निक है। क्या है? एक कॉमन टेक्निक है किसी भी प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए, ठीक है, एक टेक्निक है। व्हाट इज दिस? अगर मैं इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके, इट इज अ टेक्निक, अगर आपको बोले व्हाट आर गैंट चार्ट, इट इज अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है, किसके लिए? फॉर किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए, इट्स अ टेक्निक फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड वाज डेवलप्ड बाय 1914 बाय हेनरी एल गैंट। ठीक है, समझ में आ रहा है छोटा छोटा? हाँ, मैम. हाँ, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अभी इंट्रो देके छोड़ रही हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा बाद में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेन मुद्दे पे आना चाहते हैं कि ये तो इन्होंने डेवलप किया, याद रख लेना 1940 ये और ये, कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है, एंड देयर इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हुआ करता था, एक्स एक्सिस पे हम टाइम लिया करते थे, वाई एक्सिस पे हम किसी भी प्रोजेक्ट और काम को दिखाया करते थे, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज बार्स वी यूज टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है, ऐसे क्या करते थे? Graphical representation of data. हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, तो किसी प्रोजेक्ट को हम ग्राफ बनाकर उसका आंसर करने की कोशिश किया करते थे, और वो बहुत सिंपल हुआ करता, ऐसे भी कह सकते हैं इट वाज वेरी सिंपल टूल या टेक्निक, ठीक है, फॉर प्रोजेक्ट एवेल्यूशन। ठीक है, लेकिन ये इतना एडवांस नहीं था, इतना एडवांस नहीं था कि सारी चीजों, मतलब इसकी लिमिटेशंस थी, और लिमिटेशंस थी और कुछ कमियां थी, जिसके कारण फिर उसके बाद में नए प्रोग्राम या नए टूल्स टेक्निक्स आ गए, इन जिन्होंने
गैंट चार्ट की जगह ले ली। तो गैंट चार्ट की कौन जगह किसने ले ली? PERT एंड CPM ने। किसने ले ली? जो कि और भी एडवांस टेक्निक्स है, PERT एंड CPM ने गैंट चार्ट की जगह ले ली। अब है कि आपका जो PERT है, PERT आपका 1950 में डेवलप हुआ था, वो 1940 10 साल बाद में 1950 में क्या आ गया? PERT आ गया। और जो आपका PERT है और आपका जो CPM है ये उसी समय डेवलप हुआ था, ठीक है। अब PERT और CPM क्या है? ये और एडवांस्ड है। क्या है ये? और एडवांस है। ये पहले अपने मिसाइल्स जो होती हैं, मिसाइल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं ना, मिसाइल्स प्रोजेक्ट में यूज हुए थे। तो यहाँ पे वहां पे ये बहुत फ्रूटफुल था, तो इसको हमने अपने बिजनेस लाइन में, कॉमर्स लाइन में भी यूज करना लग गए। क्या करते हैं इनकी हेल्प से? PERT CPM ने इनको आंसर किया था, तो फिर बाद में हम लोग अपने बिजनेस में भी इसको यूज करने लगे PERT CPM को। और इसकी हेल्प से हम, PERT CPM की हेल्प से हम क्या बता सकते हैं? PSC मतलब हम प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, प्लानिंग कर सकते हैं, स्केड्यूलिंग कर सकते हैं और हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? PERT की हेल्प से प्लानिंग कर सकते हैं, टाइम टेबल तैयार कर सकते हैं और किसी भी डिफिकल्टी को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज अपना क्या? PERT, ठीक है, या CPM, जो इन हमको किसी भी मैनेजर को ये चीजें सॉल्व करने में हेल्प करता है। ये अभी थियोरेटिकल है, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपसे सिर्फ बातचीत करी है, आपको इंट्रोड्यूस करवाया है, आपको ना अभी ज्यादा पढ़ाया नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या है अपना? मेन मुद्दा क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट, तो हम सबसे पहले आपको डेफिनेशन देंगे प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट की डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, इट्स अ सीरीज ऑफ टास्क, अ सीरीज ऑफ टास्क, और ब्रैकेट में लिख सकते हो एक्टिविटीज। सीरीज ऑफ टास्क या एक्टिविटीज need to be carried out in order to ठीक है, और स्पेसिफिक गोल। क्या कह रहा है? प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है? कई एक्टिविटीज की सीरीज चलती है। मैंने कहा था ना, ऐसे एक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, दूसरी चालू हो जाएगी, दूसरी खत्म हो जाएगी, तीसरी, तीसरा काम खत्म हो जाएगा, चौथा चालू होगा। तो पहले काम के बाद में दूसरा चालू होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो अ सीरीज ऑफ टास्क या सीरीज ऑफ एक्टिविटीज विच वी हैव टू कैरीड आउट। हमको क्या करना पड़ेगा? कैरी आउट करना पड़ेगा या कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि आपका क्या हो जाए? कोई गोल अचीव हो जाए, कोई आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। दैट इज अ प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट की एक डेफिनेशन है, ये प्रोजेक्ट की एक डेफिनेशन है। चलो, कोई लोग कुछ चीजें बताते नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपको प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस के बीच में ना अंतर मालूम होना चाहिए। प्रोजेक्ट और ऑपरेशन के बीच में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। क्या डिफरेंस है आप लोगों के? देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस के बीच में, कि जो आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो क्या होता है? टेम्पररी होता है। आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो टेम्पररी वर्क होता है, ठीक है। यानी कि आपने डैम बनाया, एक बार डैम बन गया, खत्म, दोबारा बैठ के डैम नहीं बनाओगे, यानी कि डैम ही नहीं बनाते रहोगे, फिर आपको स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट उठा लोगे। तो टेम्पररी का मतलब एक बार जो आपने काम उठाया, प्रोजेक्ट उठाया, वो किया, खत्म, दूसरी बार दूसरा काम स्टार्ट करोगे। लेकिन जैसे ऑपरेशंस होते हैं, तो ऑपरेशन में क्या होता है? ये एक ऑनगोइंग वर्क होता है। ऑनगोइंग वर्क होता है मतलब रोज आते हो आप, पार्ले जी कंपनी में काम करते हो, रोज जाते हो, बिस्किट्स बनाते हो, आते हो, फिर जाते हो, बिस्किट्स बनाते हो, साल भर बनाते हो, कई साल बनाते हो, कई सालों तक बनाते हो। 1930 से है, कब से है पार्ले जी? तो तब से चल रहा है, देखो 1930 से, ठीक है, अब तक चल रहा है। तो ऑनगोइंग वर्क होता है। तो ऑपरेशंस का मतलब होता है जहां रोज आप ऑपरेट करते हो, बिजनेस ऑपरेट करते हो, मशीन्स ऑपरेट करते हो, ऑपरेशंस चलते हैं, और ये रूटीन वर्क होता है। लेकिन प्रोजेक्ट में क्या होता है? ये टेम्पररी होता है। एक बार काम हो गया, 6 महीने का प्रोजेक्ट था, कंप्लीट हो गया, अब दूसरा काम स्टार्ट कर दोगे, वो का वही काम स्टार्ट नहीं करोगे, कुछ नया काम स्टार्ट करोगे। जैसे अभी आपने स्कूल बना लिया, तो हो सकता है उसके बाद में आपको कोई स्विमिंग पूल का कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, स्विमिंग पूल का कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, तो ये आपका डिफरेंट वर्क हो गया, ठीक है, ये टेम्पररी तो हुआ। अब उसके बाद में है कि यहाँ पे हर बार क्या होता है? न्यू और ओरिजिनल वर्क करना पड़ता है। यानी कि एक बार आपने पूल बना लिया, तो उसके बाद में आपको फिर डैम बनाने का काम मिलेगा, तो आपको हर बार क्या मिल रहा है? न्यू एंड ओरिजिनल वर्क मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर तो क्या होता है? कई सालों तक आप रिपीटेड वर्क कर रहे हो,
वही बिस्किट बनाने का काम। अगर आप बिस्किट कंपनी में तो बिस्किट, आप मिक्सी कंपनी में तो आप मिक्सी बना रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक बार एक काम खत्म हो गया तो आप नया काम पे चले जाओगे, उस लोकेशन को भी छोड़ दोगे, उन रिसोर्सेस को भी छोड़ दोगे, है ना और उस काम को भी छोड़ के नया काम स्टार्ट कर लोगे। थर्ड है, यहाँ पे क्या होता है, यूनिक आउटपुट मिलता है। लेकिन जब ऑपरेशंस में आपको क्या मिलता है, हमेशा आपको रिपीटेटिव आउटपुट मतलब रोज बिस्किट ही बन के निकलेंगे, बिस्किट बनाने जा रहे हो, है ना। अगर आप ओरिएंट कंपनी में हो और फैंस बनाते हो, सॉरी, तो आप फैंस ही बनाते रहते हो, ठीक है, कई सालों तक। आप अगर मान लो आपने 20 इयर्स जॉब किया है ओरिएंट में, तो आपने फैन ही बनाया है फिर 20 इयर्स तक, ठीक है। ओरिएंट कंपनी में आपने क्या बनाया, फिर फैंस ही बनाया है 20 साल तक। लेकिन अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपने क्या बनाया, आपने स्कूल्स भी बना लिए, आपने डैम्स भी बना लिए, है ना, आपने क्या बना लिए, रेलवेज का भी कोई प्रोजेक्ट उठा के रेलवेज ट्रैक तैयार करे, कुछ भी, तो यहाँ पे हर बार नया चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैं लिख देती हूँ पहले, प्रोजेक्ट आर टर्मिनेटेड वंस ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। एक बार आपका गोल अचीव हो जाएगा, एक बार आपका गोल अचीव हो जाएगा तो आप उस प्रोजेक्ट को क्या करते हो, टर्मिनेट कर देते हो। भाई आपका स्कूल बनाने का था, मान लो हमारा स्कूल बनाने का था, डीएवी स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट मिला था, इस स्कूल का नाम था डीएवी, वो हमने बना दिया, तो उसके बाद में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, डीएवी स्कूल बनके तैयार हो गया, तो हम इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, टर्मिनेट, मतलब ओवर हो गया, खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारा स्कूल बनके तैयार हो गया, एंड वी विल स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो ऐसा होता ही नहीं है ना, आपको अडेप्टेड न्यू ऑब्जेक्टिव्स, आपको नए ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे। नए ऑब्जेक्टिव जैसे आप मान लो जैसे आप ओरिएंट में ही थे, आप पहले फैन बनाते थे तो आप कूलर बनाने लग गए, आप लाइट्स बनाने लग गए, ठीक है, तो नए ऑब्जेक्टिव उठा लिए, लेकिन रूटीन में ही है, ठीक है। आप नए ऑब्जेक्टिव उठा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद में आप उस प्रोजेक्ट को ओवर कर देते हो। लेकिन यहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट है, उसमें नए ऑब्जेक्टिव चलते रहते हैं। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव है और यहाँ पे कई ऑब्जेक्टिव बना सकते हो आप, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताना चाहा कि आपको पता होना चाहिए कि भाई आप अभी ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, और ऑपरेशंस के आपने स्टडी नोट 4 चैप्टर जो पढ़ा था उसमें कितने सारे ऑपरेशन वर्क कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ के आए थे, है ना, और क्या पढ़ के आए थे आप लोग, याद है एक बार चैप्टर्स ये के नाम? लास्ट पॉइंट का डिफरेंस वापस बताना। किसमें, देखो प्रोजेक्ट में कहते हैं कि आपने एक प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव लिया था कि हम स्कूल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हम स्कूल बनाएंगे, ये एक ऑब्जेक्टिव लिया था। तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, आपने वो क्या कर दिया, वो प्रोजेक्ट आपने टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट का मतलब, एंड हाँ, एंड कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपका ऑपरेशंस जो होते हैं, ये क्या होते हैं आपके ऑपरेशन, ये रन करते रहते हैं। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन यहाँ आपका ऑपरेशंस जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं, रन करते रहते हैं। वर्क ही एक रहता है, बस ऑब्जेक्टिव नहीं आते रहते। हाँ, आप छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स ऐड करते रहोगे, लेकिन जैसे आपका, आप प्रोजेक्ट ना बोल के इसको यहाँ पे क्या बोलोगे, आप ओरिएंट कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं बोलोगे, आप ओरिएंट कंपनी को ऑपरेशंस बोलोगे। क्या बोलोगे, ऑपरेशंस बोलोगे। ऑब्जेक्ट और यहाँ पे कोई भी काम जो है वो कभी टर्मिनेट ही नहीं होता है, वो क्या करता है, चलता रहता है। लेकिन आप छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स अपने बिजनेस में बनाते रहोगे। जैसे आप लोग भी पढ़ते हो, अब आप कितने सालों से पढ़ रहे हो, जब से आपने बोलना चलना सीखा, आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, आपने 2 या 3 इयर्स की एज पे एडमिशन ले लिया होगा स्कूल में, ले लिया होगा, या एजुकेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो आपका प्रोजेक्ट पूरा हो गया कि आपका ऑपरेशन पूरा हो गया, क्या मानते हो अपने आप को? ऑपरेशन। आप ऑपरेशंस में ही हो अभी तक, आपके फादर मदर ने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, है ना, और आप उसका आउटपुट दोगे, अभी कितने सालों तक चलेगा सोचो। ऐसे समझ लो कि आपने स्कूल किया, वो एक तरीके का ऑपरेशंस था, और आप जो सीएमए कर रहे हो वो आपका एक तरीके का प्रोजेक्ट है। ये समझो, आपने सोचा ये 3 इयर्स का है ना, हमने इसमें बोला आपके 3 इयर्स का है, तो एक तरीके का प्रोजेक्ट उठा लिया, ठीक है। आप एक बार सीएमए बन जाओगे तो दोबारा सीएमए करोगे क्या? नहीं मैम। ठीक है। तो ये एक ऐसा रफ एग्जांपल है, बस इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपको यहाँ बड़ा बड़ा पता होना चाहिए कि ये होती क्या चीज है, प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशंस। और इस चैप्टर का नाम हमने दोबारा बताओ, क्या नया नाम इसका क्या है? बुक में तो लिखा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बुक में तो क्या लिखा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ मैनेजमेंट
इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट। देखो जहां पे भी मैनेजमेंट वर्ड आया वहां पे तो ये ऐसे कैसे लाइन स्टार्ट करनी पड़ती है, ये स्टाइल होता है ना कि भाई स्कूल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्लास मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, किसी को भी पूछे तो स्टार्ट किससे करना है? इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट, इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, है ना, इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट, सो दैट एनी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट कैन बी completed within a specified time and at minimum cost। पता ही आप लोगों को इस शब्दों का इस्तेमाल करने वाले हैं। with optimum utilization of resources। ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड देखो हम यूज करते ही करते हैं। डेफिनेशन याद करना कितना आसान है। इट्स अ मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट, सो दैट कोई भी प्रोजेक्ट आप उठाओगे वो प्रोजेक्ट एक तो टाइम, विद इन टाइम खत्म होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट पे खत्म होना चाहिए, और जो रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए खत्म होना चाहिए। दैट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ से चैप्टर चालू हो गया है। अब आप लोगों को ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख लेनी चाहिए। ठीक है, आप लिखो यहाँ से। उसके बाद में एक सेकेंड मैम हल्का सा स्क्रॉल अप कर दो। बिल्कुल कर देते हैं। ये वाला या इसके ऊपर वाला? यू मीन दिस वन, ये वाला? नहीं मैम वो इसके नीचे वाला चलो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, हाँ ओके ओके, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिख लो। ठीक है, ओके मैम। चलो अब है ना, अब जो मैं लिखा रही हूँ वो आप लोग लिखते जाना। देखो अब आपको है ना टर्मिनोलॉजीज लिखनी चाहिए। कुछ टर्म्स है ना, टर्म्स बोलते हैं टर्मिनोलॉजीज, कुछ टर्म्स के बारे में आपको लिखना चाहिए। दे कैन आस्क यू इन 1 मार्क 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो पहला आप एक डेफिनेशन या टर्म को यूज करिए, एक्टिविटी। ये वर्ड एक्टिविटी क्या है इसके बारे में लिखिए। एनी जॉब और एनी वर्क विच यूजेस टाइम एंड रिसोर्सेस। कोई भी काम या कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा जॉब जो टाइम कंज्यूम करता है, वक्त लेता है, आपका टाइम कंज्यूम करता है, आपके रिसोर्सेस को कंज्यूम करता है, वो एक एक्टिविटी कहलाती है। वो क्या कहलाती है? एक्टिविटी। रिसोर्सेस का मतलब आपको पता है कि मैन, मटेरियल, लेबर, मनी जो भी होता है ना। रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है अपना? मैम लैंड, लेबर, कैपिटल एंड 4 एम्स हमने सुने हैं ना, 4 एम्स होते हैं ना। चलो इनको रिसोर्स, जैसे 4 एम्स क्या होते हैं? 4 एम्स, 4 एम क्या है? एक मैन, एक मटेरियल, एक मनी है, मशीन्स है। ठीक है, तो एनी जॉब और वर्क विच यूजेस टाइम एंड रिसोर्सेस, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। सो आप ध्यान रखना, कोई भी एक्टिविटी को वी शो, इट इज शोन बाय। आप एक्टिविटी को कैसे शो करोगे? इट इज शोन बाय एरो। एक्टिविटी को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायग्राम्स ही बनाने वाले हैं, डायग्राम बेस्ड चैप्टर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर हम कहें एक्टिविटी, तो एक्टिविटी को एक एरो से दिखाना चाहिए। श्री राम का तीर, ठीक है, कभी कोई तीर ऐसा नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, दूसरी बार हमने तीर छोड़ा तो वो आगे की तरफ ही जाएगा, यानी कि लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। ठीक है, कोई भी तीर पीछे नहीं आएगा, यानी कि कोई भी एक्टिविटी आप ऐसे शो नहीं कर सकते, दैट विल बी रॉन्ग। आप किसी एक्टिविटी को 2 एरोज के साथ में शो नहीं कर सकते, दैट इज रॉन्ग। सो एक्टिविटी को आपको क्या करना है? केवल आपको इसी तरीके से शो करना है, दिस इज राइट। ठीक है, सो इट इज शोन बाय एन एरो। ठीक है, इट इज शोन बाय एन एरो। ठीक है, एक एरो से शो किया जाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी के बाद में आपने लिख रहे हैं ना, मतलब अगर आपका छूट रहा है तो मुझे बोलना। ठीक है, आप ये लिख लो कि इट इज शोन बाय एन एरो। ठीक है,
एक्टिविटी हो गया। उसके बाद में सेकंड टर्म हमको सीखनी है कि इवेंट क्या होता है। इवेंट, इवेंट को हम नोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज इवेंट? इवेंट क्या है? देखो, Yes. each activity will have its starting and ending points. Such points are known as events. या देखो, हमने ऊपर कहा एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी कोई काम होता है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई ना कोई टाइम या रिसोर्सेस आपके कंज्यूम होने वाले हैं। अगर कोई काम आप कर रहे हैं उसमें टाइम भी कंज्यूम होने वाला है और रिसोर्सेस भी कंज्यूम होने वाला है, ठीक है। कुछ वक्त भी लगेगा, जैसे कोई काम है उसको 4 दिन लगेंगे तो 4 दिन का टाइम कंज्यूम कर लिया, और मैन मटेरियल लेबर भी लगने वाला है एक्टिविटी के अंदर। लेकिन इवेंट में टाइम रिसोर्सेस नहीं लगते हैं। इवेंट क्या होते हैं? कोई भी एक्टिविटी जो है, ईच एक्टिविटी विल हैव इट्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, एक्टिविटी को वी शो बाय सर्कल। कैसे शो करते हैं? बाय सर्कल। कैसे? एक एरो है, उस एरो के बीच में ना, एरो कभी अकेला नहीं होगा, एरो हमेशा 2 सर्कल के बीच में फंसा हुआ होगा। या जैसे ये हमने कहा ये एक्टिविटी है, एक एरो को हमने एक्टिविटी बोला कि एक एक्टिविटी है या कोई काम है, उसको हमने एरो से शो किया, तो उसके पीछे भी एक सर्किल होगा, उसके आगे भी एक सर्किल होगा, ठीक है। ये जो सर्किल है उसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। ये जो गोले होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इवेंट। डायग्राम में हम इवेंट को गोले से शो कर रहे हैं, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? नोड। क्या बोल सकते हैं? नोड। यानी कि कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, उस काम के लिए ये नोड है या ये इवेंट है। ये काम को स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे काम को हम क्या कर रहे हैं? एंड कर रहे हैं, या हम इसको फिनिश कर रहे हैं, काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट पॉइंट है, या स्टार्ट पॉइंट बोल लो, या स्टार्ट इवेंट बोल लो, स्टार्टिंग इवेंट या फिनिश इवेंट, ठीक है। पॉइंट, इवेंट, नोड, कुछ भी बोल लो, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो इवेंट्स आर शोन बाय दीज सर्कल्स। ध्यान रखना, आप कभी इस डायग्राम को ऐसे शो मत कर देना, क्योंकि एक्टिविटी कभी ऐसी होती नहीं है। एक्टिविटी में एक ही एरो होता है, और एरो जो होता है वो दोनों तरफ से सर्कल से क्या होता है? फंसा हुआ होता है, उनके बीच में होता है, ठीक है। एक एक्टिविटी या इस तरीके से एक अकेला ये कभी नहीं दिखाई देगा, इसके आगे पीछे आपको सर्कल्स ही दिखाई देंगे, ठीक है। तो इवेंट का आपने डेफिनेशन लिख लिया, और इवेंट को हम किससे दिखाएंगे? सर्कल से, ठीक है। यानी कि एक अगर किसी एरो के बीच में पीछे है तो ये बोल रहा है कि स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी, और यहाँ पे आने का मतलब है कि ये फिनिश हो रही है कोई एक्टिविटी। जैसे हमने कहा कि नींव लगाने का काम है, तो हमने क्या करा? डे 0 पे फाउंडेशन स्टार्ट किया, तो आज 0 डे था, और हमारी खुदाई होगी 20 दिन तक। तो फाउंडेशन का जो काम है वो कितने दिन तक चला? 20 डेज पर। कितने दिन तक चला? 20 डेज तक, ठीक है। तो यहाँ काम स्टार्ट हुआ, 20 डेज पर दिन बाद में यहाँ पे काम आपका फिनिश हो गया, ठीक है। तो ये स्टार्ट इवेंट को दिखाता है, ये फिनिश इवेंट को दिखाता है, ठीक है। तो दीज आर इवेंट्स। उसके बाद में थर्ड टर्म, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। अरे पूछना है क्या किसी को कुछ? No, ये ma'am. सुनाई नहीं दे रहा अच्छा। या इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि जो स्टार्ट होता है ना, इसको आप बोलोगे टेल इवेंट, और इसको आप क्या बोलोगे? हेड इवेंट। कई बार पूछ लेता है व्हाट इज अ हेड इवेंट। हेड इवेंट क्या है? आपका जो फिनिश पॉइंट है उसको हेड इवेंट बोलते हो, और जो स्टार्ट पॉइंट है उसको क्या बोलते हो? टेल। देखो टेल नहीं है क्या, ये देखो ये एरो चल रहा है, तो ये इसका हेड है। अब आपने देखा होगा महाभारत रामायण में, है ना, जब आप एरो चलाते थे, पुराने जो राजा महाराजा शूरवीर ऋषि मुनि जो तीर चलाते थे, वो कभी उस तीर के ऊपर आग का गोला देखा आपने? फायर देखा आपने? Yes. तो हेड क्या है? हेड तो यही है ना, आप तीर के पीछे पत्थर बांध के या कुछ चीज बांध के, तीर के पीछे बांध के नहीं, तीर के आगे, तो ये इसका हेड है। और पीछे क्या इसका? ये उस एरो का एक टेल है, ठीक है। तो इसको टेल इवेंट और ये इसका हेड इवेंट, ठीक है। इसलिए इसका नाम भी ये है, ये आपको पता होना चाहिए। हर एक्टिविटी का, ईच एक्टिविटी शुड हैव, हर एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी है इस एक्टिविटी का
ईच, ये लिख लो, ईच एक्टिविटी शुड हैव, हर एक्टिविटी का क्या होना चाहिए, हेड इवेंट एंड टेल इवेंट। जरूरी है, आपको कभी कोई प्रोजेक्ट में ये अकेला नहीं दिखेगा, इसके पीछे आपको साइकिल जरूर दिखेंगे। ईच एक्टिविटी शुड हैव हेड इवेंट और टेल इवेंट। उसके बाद में अगर आपको ये पूछ ले कि भाई क्या आपके इवेंट जो होते हैं, क्या इवेंट में कोई टाइम और रिसोर्सेस कंज्यूम होता है, टाइम एंड रिसोर्सेस नहीं, किसी इवेंट में टाइम एंड रिसोर्सेस का कंजम्पशन नहीं होता है। कि ये तो क्या करता है, ये तो पॉइंट्स हैं, आपका जो ये हेड इवेंट है, ये टेल इवेंट है, ये क्या है, ये तो केवल पॉइंट है, ये तो क्या है, केवल पॉइंट है कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ। तो ये सिर्फ स्टार्टिंग को और एंडिंग को दिखाता है। जब कोई चीज स्टार्ट हो रही है ये बताना है और कोई चीज खत्म कब हो रही है ये बताना है, तो इसमें कौन सा आपका टाइम लगा और कौन सा आपका पैसा लगा और कौन से आपके लोग लगे। टाइम पैसा जो लगा वो सब यहीं पे लगा, एक्टिविटी पे लगा। ठीक है, तो आपको बड़ा बड़ा पता होना चाहिए कि एक्टिविटी टाइम एंड रिसोर्सेज को कंज्यूम करती है, लेकिन एक इवेंट कभी भी टाइम एंड रिसोर्सेज को कंज्यूम नहीं करती है। ठीक है, ये तो इंफॉर्मेशन देने का काम है। आगे यहाँ तक समझ में, अरे आया क्या समझ में? देखो, यस मैम। तो आज तो बड़े बड़े ऐसे मतलब कहीं पे कोई ऐसे लग नहीं रहा कि भाई आप लोग बैठे हो शांति से पढ़ रहे हो। आज इवेंट्स देख लो कितने तरीके के हो सकते हैं। इवेंट्स अपने दो तरीके के हैं, एक तो अपना होता है मर्ज इवेंट, एक अपना होता है बर्स्ट इवेंट। इंफॉर्मेशन का जी बेटा, ये इंफॉर्मेशन का देता है क्या इवेंट? हाँ। अभी बताया ना, इवेंट तो सिर्फ ये बताता है कि कोई प्रोजेक्ट जो है, कोई एक्टिविटी है, वो कब स्टार्ट हो रही है और कब फिनिश हो रही है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। हाँ, स्टार्टिंग और एंडिंग की इंफॉर्मेशन आपको इवेंट देता है। अब इवेंट का क्लासिफिकेशन जो है वो कितने तरीके के हैं, दो तरीके के इवेंट हो सकते हैं, मर्ज इवेंट और बर्स्ट इवेंट। इसको इवेंट्स बोलो या फिर ठीक है कैसे भी बोलो। तो आपका जो मर्ज इवेंट है वो क्या है, इसके बारे में लिख लो। एन इवेंट which represents an event which represents the joint completion of two or more activities। कोई भी इवेंट जहां पे दो या दो से ज्यादा एक्टिविटी क्या हो रही है, दो या दो से ज्यादा एक्टिविटी एक साथ कंप्लीट हो रही है। जब दो या दो से ज्यादा काम एक साथ कंप्लीट होते हैं, है ना, इधर हमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी, ऐसे करके मान लो तीन काम हमने एक ही वक्त में निपटा दिए। तो हम जब दो या दो से ज्यादा एक्टिविटी को एक साथ खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं, एक साथ कंप्लीट कर देते हैं, तो वो मर्जिंग होती है। और इसका डायग्राम भी, जैसे मान लो तीन एक्टिविटी थी या दो एक्टिविटी थी, वो एक साथ एक ही पॉइंट पे खत्म हो गई, मान लो थर्ड डे पे खत्म हो गई, तो ये फिनिश हो गई एक साथ तीन एक्टिविटीज। तो ये क्या हो गई, मर्ज। इसको क्या बोलेंगे, मर्ज। मर्ज का मतलब मिल जाना, मर्ज का मतलब मिल जाना, ठीक है, ज्वाइन हो जाना, मर्जिंग कहलाती है। तो ये तीन एक्टिविटी एक साथ यहाँ पे मर्ज हो गई। ठीक है, अब बर्स्ट इवेंट, बर्स्ट मर्ज का एकदम अपोजिट होता है, अपना अपोजिट होता है। बर्स्ट इवेंट क्या होता है, एन इवेंट which represents तो हम क्या कह रहे थे, इवेंट, कोई भी एक इवेंट which represents the beginning of two or more activities। इसका उल्टा, जब दो या दो से ज्यादा एक्टिविटीज एक साथ स्टार्ट होती है, जैसे यहाँ पे हमने कहा ये स्टार्टिंग इवेंट है, यहाँ से दो या दो से ज्यादा एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बर्स्ट। ये अपना क्या है, बर्स्ट। बर्स्ट मतलब फूटना,
फटना, कोई चीज फटती है तो कैसे हो जाती है, इधर उधर बिखर जाती है, तो उसको बर्स्ट करना बोलते हैं। और कोई चीज एक साथ मिलती है तो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मर्ज होना बोलते हैं। तो ये मर्ज इवेंट्स है, ये क्या है, मर्ज इवेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्स्ट हो रहा है, तो इस करके इसको हम क्या बोल रहे हैं, बर्स्ट इवेंट बोल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इवेंट्स आपने कहा दो तरीके के। लास्ट बस एक टॉपिक और बता के अभी खत्म करती हूँ मैं। एक्टिविटीज, हम एक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं। एक्टिविटी शोन बाय एन एरो, आपको पता है एक्टिविटी भी कई तरीके की हो सकती है। एक लिखिए आप लोग, प्रीडिसेसर एक्टिविटी, activities must be completed, activities must be completed immediately prior to the start of another activity। आपने सुना होगा प्रीडिसेसर और सक्सेसर। प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है, पहले वाला। हाँ, पहले वाली। तो कोई भी एक एक्टिविटी, एन एक्टिविटी और एक्टिविटीज विच मस्ट बी कंप्लीटेड प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ अनदर वन। दूसरी स्टार्ट करने से पहले पुरानी एक्टिविटी खत्म होनी चाहिए, है ना, उसको बोलते हैं प्रीडिसेसर। पुरानी एक्टिविटी जो एक्टिविटी है वो तो प्रीडिसेसर एक्टिविटी है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सक्सेसर। हाँ, सक्सेसर एक्टिविटी। ये सब थियोरेटिकली आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी एक एक्टिविटी है, एन एक्टिविटी और एक्टिविटीज which can start immediately after the completion of an activity। कोई भी एक्टिविटी जो कि स्टार्ट हो सकती है जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पुरानी एक्टिविटी, या क्या कह सकते हैं, कंप्लीशन ऑफ प्रायर एक्टिविटी, इसको प्रायर डिग्री। कोई भी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रायर एक्टिविटी, मतलब सक्सेसर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर हमने कहा ये एक काम है, ये सेकंड काम है, ये वर्क ए है, ये वर्क बी है, तो वर्क बी क्या है आपका, सक्सेसर एक्टिविटी। और बी काम तभी स्टार्ट हो सकता है जब आपने ए कर लिया हो। आप इंटर का एग्जाम तभी दे सकते हैं, या ये देखो सी, तो आप फाइनल का एग्जाम तभी दे सकते हो जब आपने क्या कर लिया हो, इंटर फिनिश कर लिया हो। तभी तो फाइनल में कब आप बैठ सकते हो, आपने जब इंटर कंप्लीट कर लिया हो, और इंटर के पहले आपने क्या कर लिया हो, फाउंडेशन कर लिया हो, राइट। तो आपका जो इंटर है वो आपका क्या है, सक्सेसर है, लेकिन फाउंडेशन आपका क्या है, प्रीडिसेसर एक्टिविटी है। ये नहीं स्टार्ट हो सकता जब तक ये खत्म ना हो जाए, और फाइनल नहीं हो सकता जब तक कि आपका इंटर ना हो जाए। तो ये आपका क्या होता है, सक्सेसर और प्रीडिसेसर। समझ में आया, सक्सेसर और प्रीडिसेसर। कल हम दूसरा स्टार्ट करेंगे, एक लास्ट एक्टिविटी के बारे में बताएंगे आपको, 2-3 और है, उसके बाद में आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फाउंडेशन अपना प्रोड्यूसर है और फाइनल अपना सक्सेसर है। देखो नहीं, इंटर के लिए फाउंडेशन प्रीडिसेसर है, हाँ, है ना, तो ये सक्सेसर है। और फाइनल के लिए फाइनल सक्सेसर है, तो ये इस फाइनल के पहले ये प्रीडिसेसर है। यानी कि हर, जैसे ये काम है, अब ये 1 है और ये 2 है, तो ये 2 काम जो है सक्सेसर। हाँ, अगला हर बार सक्सेसर है, उसके जस्ट पीछे वाला उसके क्या है, प्रीडिसेसर है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की बात करते हैं तो नई पीढ़ी सक्सेसर पीढ़ी है, जनरेशन, और पुरानी क्या है, प्रीडिसेसर। प्रीडी मतलब पुराना, प्री मतलब पुराना, सक्सेस मतलब आगे आना, तो आगे की पीढ़ी, आगे का काम सक्सेसर है, और पीछे का सारा प्रीडिसेसर है, राइट।